हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल विधि कक्षा में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट के चैप्टर 4 के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं हम अपने नए सेक्शन से, जो है सेक्शन 24। 24 जो है वो बात करता है रिसिप्ट टू बी गिवन फॉर रेंट पेड। जब भी टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड को रेंट देगा तो उसके बदले में जो है लैंडलॉर्ड को टेनेंट को जो है रिसिप्ट देनी होगी। क्लॉज 1 बात करता है एवरी टेनेंट शैल पे द रेंट विद इन द टाइम फिक्स्ड बाय कॉन्ट्रैक्ट और इन द एब्सेंस ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट बाय द 15th डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट फॉलोइंग द मंथ फॉर विच इट इज़ पेबल। ये क्लॉज ये बात करता है कि जो टेनेंट है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट में टाइम फिक्स किया गया है दोनों पार्टीज़ के बीच में, उसके अकॉर्डिंगली जो है उस तारीख को रेंट देना होगा। और यदि ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज़ के बीच में नहीं हुआ तो उसकी एब्सेंस में जो नेक्स्ट मंथ की 15th डे होगी, जिस मंथ में वो पेबेबल होगा रेंट, उसकी 15th तारीख को जो है पेमेंट करना होगा टेनेंट को, लैंडलॉर्ड को। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है एवरी टेनेंट हु मेक्स अ पेमेंट ऑफ रेंट to his landlord shall be entitled to obtain forthwith from the landlord or his authorized agent a written receipt for the amount paid to him signed by the landlord or his authorized agent। ये क्लॉज ये बात करता है कि जब भी टेनेंट जो है लैंडलॉर्ड को रेंट का पेमेंट करेगा तो ऐसे केसेस में लैंडलॉर्ड की ड्यूटी है, या फिर या तो लैंडलॉर्ड खुद या उसका जो ऑथराइज्ड एजेंट है, जो रेंट पे किया गया है टेनेंट द्वारा, उसकी रिटर्न रिसिप्ट जो है वो खुद साइन करे या उसका ऑथराइज्ड एजेंट साइन करके जो है टेनेंट को देगा। नेक्स्ट इस सेक्शन का जो लास्ट क्लॉज है 3, वो ये बात करता है इफ द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट रिफ्यूजेस और नेग्लेक्ट्स टू डिलीवर टू द टेनेंट अ रिसिप्ट रिफर टू इन सबसेक्शन 2 द आरसीए में ऑन एन एप्लीकेशन मेड टू इन दिस बिहाफ बाय द टेनेंट विद इन 2 months फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट एंड आफ्टर हियरिंग द लैंडलॉर्ड और हिज ऑथराइज्ड एजेंट by order, direct the landlord or his authorized agent to pay to the tenant by way of damages such sum not exceeding double the amount of rent paid by the tenant and the cost of the application, and shall also grant a certificate to the tenant in respect of the rent paid। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि लैंडलॉर्ड या उसका ऑथराइज्ड एजेंट टेनेंट को जो है रिसिप्ट देने से मना कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है, नेग्लेक्ट कर देता है, तो ऐसे केसेस में जो है टेनेंट आरसीए को एप्लीकेशन लिखेगा और उससे बोलेगा कि जो है रिसिप्ट दिलवाई जाए। ऐसे केस में जो है जो टाइम पीरियड दिया गया है वो 2 मंथ्स है। जिस दिन से उसने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया है टेनेंट ने, उसके 2 महीने के अंदर जो है उसे आरसीए में एप्लीकेशन फाइल करनी होगी जिस दिन से पेमेंट किया है। और उसके बाद जब आरसीए जो है दोनों पार्टीज़ को हियर करेगा, उस लैंडलॉर्ड या उसका ऑथराइज्ड एजेंट यदि है तो उनको हियर करेगा, सुनेगा कि उन्होंने क्यों रिसिप्ट नहीं दी है, और इसके बाद वो लैंडलॉर्ड या ऑथराइज्ड एजेंट को ऑर्डर देगा कि टेनेंट को जो है बाय वे ऑफ डैमेजेस जो है जो अमाउंट जो रेंट दिया था उन्होंने उतना उसको जो है कंपनसेशन, उतने डैमेजेस जो है उतने अमाउंट तक दे सके। यहाँ पे जो है टर्म यूज़ किया गया है सम नॉट एक्सीडिंग डबल द अमाउंट, मतलब रेंट के 1 महीने का जितना रेंट उसने पेमेंट किया है उसका जितना डबल अमाउंट होगा। फॉर एग्जांपल यदि वो 300 रुपीज़ पे कर रहा है 1 मंथ के लिए, तो उसका जो डबल अमाउंट होगा वो 600 रुपीज़ होगा। तो मैक्सिमम जो डैमेजेस दिलवा सकता है आरसीए टेनेंट को, वो अप टू 600 रुपीज़ दिलवा सकता है। उसके अलावा डैमेजेस तो दिलवाएगा, साथ में उस एप्लीकेशन की जो कॉस्ट जितनी होगी वो भी जो है आरसीए टेनेंट को दिलवाएगा। यहाँ पे जो है एंड वर्ड यूज़ हुआ है, मतलब कॉस्ट के लिए वो अलग से पेमेंट लेगा, वो रेंट अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा। जब वो डैमेजेस दिलवा देगा उसके बाद जो है उसे एक सर्टिफिकेट ग्रांट करेगा कि टेनेंट ने जो है रेंट पे कर दिया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे अगले सेक्शन की तरफ जो बात करता है डिपॉजिट ऑफ रेंट बाय टेनेंट। टेनेंट जो है वो रेंट डिपॉजिट करेगा। क्लॉज 1 बात करता है वेयर द लैंडलॉर्ड डज नॉट एक्सेप्ट एनी रेंट टेंडर्ड बाय द टेनेंट विद इन द टाइम रेफर्ड टू इन सेक्शन 24 और refuses or neglects to deliver a receipt referred to therein, or where there is a bona fide doubt as to the person or persons to whom the rent is payable, the tenant may deposit such rent with the rent controlling authority in the prescribed manner, and such deposit of rent shall be a full discharge of the tenant from the liability to pay rent to the landlord। ये क्लॉज ये बात करता है कि जहाँ पे लैंडलॉर्ड जो है रेंट लेने से मना कर देता है, जो भी टाइम पीरियड दोनों को या तो कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइड किया गया है या फिर यदि एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो बाय 15 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ उसको जो पेमेंट करना होता है टेनेंट को, उसको लेने से यदि लैंडलॉर्ड मना कर देता है या फिर रेंट तो ले लेता है बट रिसिप्ट देने से जो है मना कर देता है या फिर रिफ्यूज़ कर देता है, तो ऐसे केसेस में या फिर ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पे बोनाफाइड डाउट होता है कि किस पर्सन को जो है रेंट देना है, टू वूम द रेंट इज़ पेबेबल।
एक पर्सन को देना है, लैंडलॉर्ड को देना है या किसी ओनर को देना है, दोनों पार्टी सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है। तो ऐसे केसेस में जो है टेनेंट जो है रेंट जो है डिपॉजिट कर देगा आरसीए के पास, जो भी प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसके अकॉर्डिंगली। और ऐसा डिपॉजिट जो है रेंट का, ये मान लिया जाएगा कि टेनेंट की पूरी लायबिलिटी जो थी वो डिस्चार्ज हो गई, उसने जो है लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर दिया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्लॉज की तरफ, जो बात करता है द डिपॉजिट शैल बी अकम्पेन्ड बाय एन एप्लीकेशन बाय द टेनेंट कंटेन द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। जो भी एप्लीकेशन जो है डिपॉजिट रेंट करेगा आरसी के पास में, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले द एकोमोडेशन फॉर विच द रेंट इज डिपॉजिटेड विद अ डिस्क्रिप्शन सफिशिएंट फॉर आइडेंटिफाइंग दैट अकोमोडेशन। जिस एकोमोडेशन के लिए वो रेंट डिपॉजिट कर रहा है टेनेंट, उसका डिस्क्रिप्शन देना होगा और ऐसा सफिशिएंट डिस्क्रिप्शन देना होगा कि उस को आइडेंटिफाई कर सके आरसीए। सेकेंड क्लॉज बात करता है द पीरियड फॉर विच इज रेंट डिपॉजिट। उसे ये मेंशन करना होगा एप्लीकेशन में कि वो कितने टाइम पीरियड का जो रेंट है वो आरसी के पास डिपॉजिट कर रहा है, कौन से मंथ का कर रहा है, किस डेट से किस डेट तक का कर रहा है। नेक्स्ट क्लॉज है द नेम एंड एड्रेस ऑफ द लैंडलॉर्ड और द पर्सन्स और पर्सन्स क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू सच रेंट। उसे एप्लीकेशन में बताना पड़ेगा कि लैंडलॉर्ड का नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, या जिस पर्सन के बिहाफ में जो एंटाइटल्ड है रेंट के लिए, जो लेने के लिए, क्लेम करने के लिए, ऐसे पर्सन्स के नाम और उनके एड्रेस बताने होंगे। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ उसे अपनी एप्लीकेशन में मेंशन करनी होगी द रीजंस एंड सर्कमस्टांसेस फॉर विच द एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिटिंग द रेंट इज मेड। जो एप्लीकेशन वो रेंट डिपॉजिट के लिए अप्लाई कर रहा है, उसका रीज़न और सर्कमस्टेंसेस बताना पड़ेगा कि वो एप्लीकेशन क्यों फाइल कर रहा है। एंड लास्टली सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब। जो रूल्स के अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर्स डिफाइन बताए गए हैं इस एक्ट के अंदर में, वो उसे मेंशन करने होंगे ऐसी एप्लीकेशन में जब भी वो आरसी के पास जो है रेंट डिपॉजिट करेगा किसी पर्टिकुलर मंथ का या मंथ्स का। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा क्लॉज 3, वो बात करता है ऑन सच डिपॉजिट ऑफ रेंट बीइंग मेड द आरसी शेल सेंड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर अ कॉपी और कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन टू द लैंडलॉर्ड ऑफ पर्सन्स क्लेमिंग टू बी एंटाइटल्ड टू द रेंट विद एन एंडोर्समेंट ऑफ द डेट ऑफ डिपॉजिट। जब ऐसा जो है आरसी टेनेंट द्वारा जो है रेंट डिपॉजिट कर दिया जाएगा आरसी के पास में, तो आरसी की ड्यूटी है वो एक प्रिस्क्राइब्ड मैनर में उस एप्लीकेशन की कॉपी या कॉपी जो लैंडलॉर्ड है या पर्सन जो क्लेम कर रहे हैं रेंट के लिए एंटाइटलमेंट है, ऐसे पर्सन जो एप्लीकेशन में मेंशन किए गए उनके एड्रेस पे जो है भेजेगा, एक कॉपीज़ भेजेगा एप्लीकेशन की, और उसमें ये मेंशन करेगा, उसमें एक एंडोर्समेंट होगा जिसमें जिस तारीख को डिपॉजिट किया है टेनेंट ने वो मेंशन होगा, उसकी डेट मेंशन होगी। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है इफ एन एप्लीकेशन इज मेड फॉर द विड्रॉल ऑफ एनी डिपॉजिट ऑफ रेंट द आरसी शैल इफ सेटिस्फाई दैट द एप्लीकेंट इज द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव द रेंट डिपॉजिटेड order the amount of the rent to be paid to him in the manner prescribed, and such payment of rent shall be a full discharge of the RCA from all liability to pay rent to the landlord। यहाँ पे ये क्लॉज ये बात कर रहा है कि यदि इंडोर्समेंट करने के बाद जब लैंडलॉर्ड या ऐसा पर्सन जो एंटाइटलमेंट है जिसका रेंट के लिए, उसको कॉपीज़ भेजने के बाद यदि कोई एप्लीकेशन जो है ऐसे पर्सन द्वारा लगाई जाती है विड्रॉल करने के लिए, में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि यदि कोई विड्रॉल की एप्लीकेशन लैंडलॉर्ड द्वारा या जो ऐसा पर्सन एंटाइटल्ड है रेंट के लिए वो आरसी में लगाता है, तो जब आरसी ये सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ ऐसा पर्सन जो है एंटाइटल्ड है रेंट रिसीव करने के लिए, तो वो ऑर्डर कर देगा कि जो रेंट अमाउंट जो है रेंट का उसे सबमिट किया गया है, उसे पे किया गया है टेनेंट द्वारा, तो वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर में और जो ऐसा रेंट है उसको जो है लैंडलॉर्ड को दे देगा, और ये मान लिया जाएगा कि आरसी का जो था वो फुल डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पे आरसी की सारी जो लायबिलिटी है जो उसे लैंडलॉर्ड को पे करने के बाद जो थी, वो सारी फुल डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। इसका एक प्रोविज़ो है इस क्लॉज का, ये बात करता है प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर फॉर पेमेंट ऑफ एनी डिपॉजिट ऑफ रेंट शैल बी मेड बाय द आरसीए अंडर द सबसेक्शन विदाउट गिविंग ऑल द पर्सन्स नेम्ड बाय द टेनेंट इन हिज एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 as claiming to be entitled to payment of such rent an opportunity of being heard, and such order shall be without prejudice to the rights of such persons to receive such rent being decided by a court of competent jurisdiction। ये क्लॉज ये बोलता है कि जो टेनेंट द्वारा रेंट डिपॉजिट किया गया है उसका पेमेंट की ऑर्डर तब तक नहीं होगा आरसीए द्वारा जब तक कि जो एप्लीकेशन टेनेंट ने फाइल करी थी जिसमें वो रेंट डिपॉजिट कर रहा है आरसी के पास में, और जिन पर्सन्स और लैंडलॉर्ड या उनका नाम जो मेंशन किया गया था एप्लीकेशन में, उन सब पर्सन्स को जो है एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि वो जो है सुने, आरसी अपॉर्चुनिटी देगा कि ऐसे हर पर्सन जिनका नाम एप्लीकेशन में इंक्लूड था उसे बुलाए, उसे सुने और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो ऑर्डर दे।
और जो ऐसा ऑर्डर होगा वो किसी ऐसे पर्सन्स की राइट्स को प्रेजुडाइज नहीं करेगा, करना नहीं चाहिए। इसके अलावा जो भी ये मान लिया जाएगा ऑर्डर पास करेगा आरसीए, वो यदि किसी कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन द्वारा कोई भी डिसीजन जो भी दिया जाएगा उसको जो है प्रभाव नहीं डालेगा ऐसे पर्सन्स के राइट में जो भी ऑर्डर आरसीए द्वारा पास किया जाएगा। इसके बाद क्लॉज 5 बात करता है, इफ एट द टाइम ऑफ फाइलिंग द एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 4 बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days फ्रॉम रिसीविंग द नोटिस ऑफ डिपॉजिट, the landlord or the persons claiming to be entitled to the rent complains or complain to the RCA that the statement in the tenant's application of the reasons and circumstances which led him to deposit the rent are untrue. The RCA, after giving the tenant an opportunity of being heard, may levy on the tenant a fine which may extend to amount equal to 2 months' rent if the RCA satisfy that the said statements were materially untrue and may order that a sum out of the fine realized टू बी पेड टू द लैंडलॉर्ड एज कंपनसेशन। ये क्लॉज ये बात करता है कि जो एप्लीकेशन सेक्शन अंडर 4 सब सेक्शन 4 क्लॉज जो है उसके अंदर जो फाइल की जाएगी बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days, जिस दिन से लैंडलॉर्ड को नोटिस दिया गया है, नोटिस ऑफ डिपॉजिट जो है रिसीव कर लेंगे उसके 30 days के बाद नहीं, विद इन 30 days बट नॉट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 days। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है विद इन 30 days है। ऐसे केस में जो है जो लैंडलॉर्ड हैं या जो पर्सन एंटाइटल है या क्लेम कर रहे हैं रेंट के लिए, वो आरसी को कंप्लेन करते हैं या कोई ऑब्जेक्शन इशू करते हैं कि जो टेनेंट की एप्लीकेशन में जो स्टेटमेंट दिया गया है टेनेंट द्वारा या जो रीज़न और सर्कमस्टांसेस बताए गए हैं वो अनट्रू हैं, गलत है या सही नहीं है। तो आरसीए जो है टेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी देगी, उसको सुनेगी। यहाँ पे आफ्टर गिविंग द टेनेंट है, यहाँ पे आरसी को सुनना पड़ेगा। आफ्टर टेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी देगी और उसको सुनने के बाद यदि उसे लगता है कि हाँ ऐसे स्टेटमेंट गलत है, टेनेंट ने गलत एप्लीकेशन फाइल करी है, तो टेनेंट पे जो है फाइन इम्पोज करेगी जिसका अमाउंट जो है मैक्सिमम हो सकता है 2 months रेंट। मतलब मैक्सिमम जो उसका है 2 months रेंट जो है उस पर फाइन लगा सकती है। और यदि आरसी ये सेटिस्फाई होती है कि जो स्टेटमेंट से वो मटेरियली अनट्रू थे तो वो फ़ाइन लगा सकती है। और जो फ़ाइन से जो अमाउंट कलेक्ट होगा उसमें से जो है वो कुछ अमाउंट जो है लैंडलॉर्ड को जो है एज अ कंपनसेशन दे सकती है। मैं ऑर्डर दैट अ सम आउट ऑफ द फ़ाइन, यहाँ पे पूरा फ़ाइन भी हो सकता है या कुछ कुछ अमाउंट फ़ाइन से जो है लैंडलॉर्ड को एज अ कंपनसेशन भी दिलवा सकती है। यहाँ पे जो कंपनसेशन का ऑर्डर है वो आरसी का डिस्क्रिशन है, यहाँ मैंडेटरी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज जो है वो बात करता है, द आरसी में ऑन द कंप्लेंट ऑफ द टेनेंट एंड आफ्टर गिविंग एन अपॉर्चुनिटी टू द लैंडलॉर्ड फ्रॉम बीइंग हर्ड levy on the landlord a fine which may extend to an amount equal to 2 months rent if the RC is satisfied that the landlord without any reasonable cause refused to accept rent although tendered to him within the time referred to in section 24 and may further order that the sum of the fine realized to be paid to the tenant as compensation। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि आरसीए जो है टेनेंट की कंप्लेंट में और उसके बाद जो है लैंडलॉर्ड को सुनती है और उसे ऐसा लगता है कि जो लैंडलॉर्ड है उसने विदाउट एनी रीजनेबल कॉज अनरीजनेबली जो है टेनेंट को रिसिप्ट देने से मना कर दिया था या फिर जो रेंट एक्सेप्ट करना था उसे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, यदि वो टाइम फ्रेम जो पार्टीज़ के बीच में डिसाइड हुआ है उसके अंदर उसने लेने से मना कर दिया था, तो ऐसे केस में जो है लैंडलॉर्ड पे जो है फ़ाइन लगा सकती है और उस फ़ाइन का जो अमाउंट होगा वो इक्वल टू 2 months रेंट होगा। मतलब मैक्सिमम 2 महीने का जो रेंट होगा उस अमाउंट के इक्वल तक जो है लैंडलॉर्ड पे फ़ाइन लगा सकती है। मैक्सिमम अमाउंट है, मिनिमम उससे कम कितना भी हो सकता है। और यदि लैंडलॉर्ड आरसीए को लगता है तो वो टेनेंट को कंपनसेशन भी दिला सकती है। और कंपनसेशन का अमाउंट कहाँ से लेगी, जो फ़ाइन लैंडलॉर्ड ने भरा है उसमें से जो है कुछ अमाउंट जो है वो एज अ कंपनसेशन टेनेंट को दिलवा देगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ जो बात करता है टाइम लिमिट फॉर मेकिंग डिपॉजिट एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स इन एप्लीकेशन फॉर डिपॉजिट। जो डिपॉजिट किया जाएगा रेंट उसका टाइम लिमिट क्या होगा, और यदि कोई एप्लीकेशन जो डिपॉजिट की लगाई जा रही है टेनेंट द्वारा तो ऐसे केस में यदि उसमें इनकरेक्ट पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं तो उसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। क्लॉज 1 बात करता है, नो रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 25 शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली डिपॉजिट अंडर दैट सेक्शन unless the deposit is made within 21 days of the time referred to in section 24 or the payment of the rent। ये बात करता है कि जब तक कि कोई रेंट जो डिपॉजिट इस सेक्शन के अंदर जो है माना जाएगा वैलिड डिपॉजिट माना जाएगा
जब तक माना नहीं जाएगा, जब तक कि वो ऐसा डिपॉज़िट जो है सेक्शन 24 में जो टाइम रेफर्ड है, जैसे यदि पार्टीज़ के बीच में डिसाइडेड है और यदि पार्टीज़ के बीच में डिसाइडेड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में नहीं मेंशन्ड है, तो बाय द 15 डे ऑफ नेक्स्ट मंथ जिसमें पेबल है, उसके नेक्स्ट मंथ में, तो ऐसे टाइम पीरियड के अंदर ये जो देना चाहिए था, उसके 21 डेज़ के अंदर यदि वो डिपॉज़िट नहीं करती है, तब तक ऐसा रेंट जो है वैलिडली डिपॉज़िट नहीं माना जाएगा इस एक्ट के अंदर में। यदि वो 21 डेज़ के बाद में करते हैं, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। और यदि 21 डेज़ के अंदर करती है, कब से? जिस दिन से पेमेंट होना था उस रेंट का, उसके अंदर से। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि 1 तारीख को पेमेंट करना चाहिए था टेनेंट को, उसने टेनेंट ने लैंडलॉर्ड को पेमेंट किया, बट लैंडलॉर्ड ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया या रिसिप्ट नहीं दी, तो ऐसे केस में फर्स्ट 1 तारीख से, जिस दिन उसने रिफ्यूज़ किया, जिस दिन उसे पेमेंट करना था, जिस तारीख को पेमेंट करना था उस रेंट की, उसे 21 डेज़ के अंदर उसे जो है आरसीए को डिपॉज़िट करना होगा रेंट। यानी उसे बाय द डे ऑफ 22nd ऑफ द मंथ उसे पेमेंट करना होगा, डिपॉज़िट करना होगा आरसीए के पास। यदि वो 21 डेज़ यानी आफ्टर 22nd जो है वो डिपॉज़िट करता है, तो ऐसे केस में वो वैलिडली डिपॉज़िट नहीं माना जाएगा सेक्शन 25 के अंडर में। क्लॉज 2 बात करता है, नो सच डिपॉजिट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड if the tenant willfully makes any false statement in his application for depositing the rent, unless the landlord has withdrawn the amount deposited before the date of filing an application for the recovery of possession of the accommodation from the tenant। ये क्लॉज ये बात कर रहा है कि जो डिपॉजिट किया गया है उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। नो सच डिपॉजिट शैल बी कंसिडर्ड टू हैव बीन वैलिडली मेड। कब नहीं माना जाएगा? यदि जो टेनेंट है वो विलफुली जो है ऐसा कोई फॉल्स स्टेटमेंट अपनी एप्लीकेशन में लिख रहा है, ऐसी एप्लीकेशन जो रेंट डिपॉजिटिंग की है, यदि उसमें कोई ऐसा बिल्कुल ही फॉल्स स्टेटमेंट लिख रहा है, तो ऐसा डिपॉजिट करने के बाद जो है वो वैलिड डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। बट इसमें ये कंडीशन है कि यदि लैंडलॉर्ड जो है वो विथड्रॉन कर लेता है जो अमाउंट डिपॉजिट किया गया है आरसीए के पास में, कब कब किस टाइम पीरियड के पहले? जब तक कि वो रिकवरी ऑफ पोजीशन जो पर्टिकुलर अकोमोडेशन है उसके पहले यदि वो विड्रॉ कर लेता है, तो वो वैलिड माना जाएगा। और यदि वो नहीं रिकवर करता है, यदि वो नहीं विड्रॉन करता है, तो ऐसे केस में, और टेनेंट ने जो है विलफुल स्टेटमेंट लिखा है, तो ऐसे केस में ऐसा डिपॉजिट वैलिड नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्लॉज बात करता है, इफ द रेंट इज डिपॉजिटेड विद इन द टाइम मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड डज नॉट सीज टू बी वैलिड डिपॉजिट फॉर द रीजन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 2, द डिपॉजिट शैल कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट ऑफ द रेंट टू द लैंडलॉर्ड एज इफ द अमाउंट डिपॉजिट हैड बीन वैलिडली टेंडर्ड। यदि ऐसा कोई रेंट है जो डिपॉजिट किया गया है सबसेक्शन 1 के अंडर में, और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग भी वो जो है सीज नहीं हुआ है वैलिड डिपॉजिट की, मतलब वो वैलिड ही वैलिड ही डिपॉजिट किया गया है, तो ऐसे केस में जो है इट शैल कॉन्स्टिट्यूट जो लैंडलॉर्ड को जो पेमेंट किया जा रहा है वो ऐसे ही माना जाएगा जैसे वो वैलिडली टेंडर्ड किया गया है और टाइम से किया गया है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 27 की तरफ, जो बात करता है सेविंग एज टू द एक्सेप्टेंस ऑफ रेंट एंड फॉरफीचर ऑफ रेंट इन डिपॉजिट। क्लॉज 1 बात करता है, द विड्रॉल ऑफ रेंट डिपॉजिटेड अंडर सेक्शन 25 इन द मैनर प्रोवाइडेड देयरिन shall not operate as an admission against a person withdrawing it of the correctness of the rate of rent, the period of default, the amount due, or for any other facts stated in the tenant's application for depositing the rent under the said section। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि जो रेंट डिपॉजिट किया गया अंडर सेक्शन 25 में इस एक्ट के अंदर में, और वो विड्रॉल कर लिया जाता है लैंडलॉर्ड द्वारा या ऐसा कोई पर्सन जो एंटाइटल्ड है, तो ऐसा उस पर्सन के अगेंस्ट में ऐसा विड्रॉल एडमिशन कॉन्स्टिट्यूट नहीं होगा। ना ये माना जाएगा कि जो उसने रेंट जो था उसका जो रेट था वो सही था, मतलब जो एप्लीकेशन टेनेंट ने लिखी वो सही थी, या फिर जिस टाइम ऑफ पीरियड जो जितना डिफ़ॉल्ट रहा एप्लीकेशन में उसको उसने एडमिट कर लिया है, या जितना अमाउंट ड्यू था वो भी जो है उसको एडमिट कर लिया है, या ऐसा कोई भी अदर फैक्ट जो टेनेंट की एप्लीकेशन में लिखा है इस सेक्शन के अंडर में जो वो एप्लीकेशन लगाएगा उसको एडमिशन नहीं माना जाएगा यदि वो लैंडलॉर्ड विड्रॉ कर लेता है ऐसा रेंट। सेकेंड क्लॉज बात करता है, एनी रेंट एंड डिपॉजिट विच इज नॉट विड्रॉन बाय द लैंडलॉर्ड और बाय द पर्सन ऑफ पर्सन्स एंटाइटल्ड टू रिसीव सच रेंट shall be forfeited to government by an order made by the RCA if it is not withdrawn before the expiration of 5 years from the date of posting of the notice of deposit। जिस दिन से नोटिस ऑफ डिपॉजिट जो है उसकी पोस्टिंग करेंगे, मतलब उसे पोस्ट किया जाएगा,
उस डेट से यदि 5 साल तक कोई पर्सन क्लेम नहीं करता है या लैंडलॉर्ड या ऐसा पर्सन जो एंटाइटल्ड है, जो एप्लीकेशन में लिखा है जिसका नाम, वो विथड्रॉ नहीं करता है रेंट को, तो ऐसा जो रेंट है वो गवर्नमेंट के पास फ़ोरफिट हो जाएगा। और ऐसा फ़ोरफिट का जो ऑर्डर है वो आरसीए द्वारा जो है फाइनलाइज़ किया जाएगा। मतलब आरसीए ऑर्डर निकालेगा कि 5 साल तक इसको जो रेंट डिपॉज़िट किया गया है वो ना तो लैंडलॉर्ड ने विथड्रॉन किया है या ऐसा कोई पर्सन जिसका नाम एप्लीकेशन में था उसने विथड्रॉन किया है। तो ये जो रेंट है वो गवर्नमेंट को फ़ोरफिट हो रहा है। यहाँ जो टाइम पीरियड है 5 ईयर्स, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इस एक्ट के अंदर में जितने टाइम पीरियड्स इस सेक्शन में दिए गए हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है वो बात करता है, बिफोर पासिंग एन ऑर्डर ऑफ forfeiture, the RC shall give notice to the landlord or the person or persons entitled to receive the rent in repository by registered post, acknowledgement due at the last known address of such landlord or person or persons, and shall also publish the notice in his office, and if the amount of rent exceeds 100 rupees shall also publish it in any local newspaper. फोरफीचर का ऑर्डर करने से पहले आरसी की ड्यूटी है कि वो जिन पर्सन लैंडलॉर्ड या जो पर्सन एंटाइटल थे रेंट को, उसको जो है वो नोटिस देगा। उसे बताएगा कि हम फोरफिट करने जा रहे हैं, आपका रेंट रखा है, आप उसे विड्रॉन कर लीजिए। और ऐसा जो नोटिस दिया जाएगा उसे, वो बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू के थ्रू दिया जाएगा। और उसके जो लास्ट एड्रेस, जो नोन एड्रेस आरसी को पता होगा, जो एप्लीकेशन में लिखा होगा, वहाँ भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे एंड है, एक तो वो जो है रजिस्टर्ड कोर्ट से नोटिस भेजेगा, दूसरा ऐसा जो उसका ऑफिस होगा वहाँ पे जो है नोटिस को पब्लिश करवाएगा। और यदि रेंट का अमाउंट 100 रुपीज़ से एक्सीड कर रहा है तो उसकी ड्यूटी है कि वो किसी लोकल न्यूज़पेपर में भी जो है पब्लिश करवाएगा। तो यहाँ पे 3 चीज़ें, पहला वो नोटिस भेजेगा, दूसरा वो अपने ऑफिस में जो है नोटिस को पब्लिश करवाएगा, तीसरा यदि अमाउंट 100 रुपीज़ से एक्सीड करता है तो उसे लोकल न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवाना होगा, ये मैंडेटरी है। ये था हमारा चैप्टर 4। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर 5 की तरफ, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, देयर पावर्स, फंक्शंस एंड अपील्स। इस एक्ट के अंदर में अथॉरिटीज़ कौन होगी, जैसे हम आरसीए कहेंगे, उनकी पावर्स क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे, और ऐसे उनके ऑर्डर्स की अपील किसके पास में होगी, क्या फर्स्ट अपील होगी, सेकेंड अपील होगी, ये हम इस चैप्टर के अंदर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सेक्शन 28, जो बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आरसीए भी कहते हैं। क्लॉज 1 बात करता है द कलेक्टर शेल विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिप्यूटी कलेक्टर टू बी द आरसी फॉर द एरिया विद इन हिज ज्यूरिडिक्शन टू विच दिस एक्ट अप्लाइज। यहाँ पे आरसी की अपॉइंटमेंट कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। और किसकी अप्रूवल से करेगा, विद द प्रीवियस अप्रूवल, मतलब पहले स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल लेगा, उसके बाद जो है कलेक्टर अपॉइंट करेगा। ऐसे ऑफिसर को अपॉइंट करेगा जिसकी रैंक जो है डेप्यूटी कलेक्टर से नीचे की नहीं होगी। मतलब डेप्यूटी कलेक्टर की रैंक से ऊपर जो भी ऑफिसर्स होंगे उसको कलेक्टर अपॉइंट कर सकता है एज अ आरसीए। और उसका जो ज्यूरिडिक्शन होगा वो उस एरिया के लिए होगा जो इस एक्ट में जो अप्लाई किया गया है, उसका ज्यूरिडिक्शन जहाँ वो अपॉइंट हो रहा है वहाँ पे उसका ज्यूरिडिक्शन रहेगा। क्लॉज 2 बात करता है द कलेक्टर में विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट appoint from amongst officers not below the rank of a deputy collector one or more RCA as he deem fit to assist the RCA appointed under subsection 1। यहाँ पे जो कलेक्टर चाहे तो, यदि हम आरसीए का अपॉइंटमेंट करवा रहे हैं तो यहाँ तो कलेक्टर मैंडेटरली है कि वो स्टेट गवर्नमेंट से जो है प्रीवियस अप्रूवल लेगा। कलेक्टर चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के प्रीवियस अप्रूवल के साथ जो ऑफिसर्स है जिनकी रैंक डेप्यूटी कलेक्टर से कम की नहीं है, एक या एक से ज़्यादा जो है आरसीए जो है वो अपॉइंट कर सकता है। किस लिए, असिस्ट, जो प्रॉपर आरसीए है उसको असिस्ट करने के लिए ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट कर सकता है। यहाँ पे एक से ज़्यादा असिस्ट करने के लिए जो है यदि कलेक्टर को लगता है तभी वो अपॉइंट करेगा। बट यहाँ भी अपॉइंट करने के लिए जो है, असिस्ट करने के लिए जिन पर्सन्स का अपॉइंटमेंट होगा वो विद द प्रीवियस अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होगा। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे सेक्शन 29 की तरफ, जो बात करता है पावर्स ऑफ आरसीए। आरसीए की क्या पावर्स होगी इस एक्ट के अंदर में। क्लॉज 1 बात करता है द आरसीए शैल हैव द पावर्स एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर इन एनी प्रोसीडिंग बिफोर इट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। आरसी के पास जो पावर्स होंगी वो वैसे ही होंगी जैसे सिविल कोड के पास पावर्स होती हैं, जो सीपीसी में मेंशन की गई हैं। और कौन कौन से मैटर्स को लेके जो उनके पास पावर होंगी, तो पहला होगा समनिंग एंड एनफोर्सिंग द एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ।
कोई भी पर्सन इसको समन करके बुला सकता है और उस पर्सन को जो है ओथ पे जो है एग्जामिन कर सकता है। सेकेंडली जो उसके पास पावर होगी वो होगी रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। किसी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी के लिए या प्रोडक्शन के लिए जो है उसके पास पावर होगी, वो सीपीसी के अंदर जो पावर्स दी गई हैं उसका यूज़ कर सकता है। सेकेंडली इशूइंग कमीशंस फॉर यहाँ पे जो है कमीशन इशू कर सकता है फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एंड लास्टली एनी अदर मैटर विच में, मतलब ऐसा कोई भी मैटर जो प्रिस्क्राइब किया गया है। एंड एनी प्रोसीडिंग बिफोर द आरसी शैल बी डीम्ड टू अ जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 220 ऑफ आईपीसी। जो भी प्रोसीडिंग्स आरसी के बिफोर होगी, आरसी के सामने होगी, वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी। किस पर्सपेक्टिव से? सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228 जो आईपीसी है उसके अकॉर्डिंगली जो है आरसी जो है जुडिशियल की जो प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग मानी जाएंगी। इसके अलावा द आरसी शैल बी डीम्ड टू बी सिविल कोड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 480 एंड 482 ऑफ सीआरपीसी। जो सेक्शन 480 एंड 482 ऑफ सीआरपीसी है उसके अकॉर्डिंगली जो आरसी है वो सिविल कोड मानी जाएंगी इस सेक्शन के अंडर के अकॉर्डिंग। इसके बाद क्लॉज 2 बात करता है फॉर द पर्पसेज ऑफ होल्डिंग एनी इंक्वायरी और डिस्चार्जिंग एनी ड्यूटी अंडर दिस एक्ट द आरसीए में, after giving not less than 24 hours notice in writing, enter and inspect any accommodation at any time between sunrise and sunset, or by written order require any person to produce for his inspection all such accounts, books or other documents relevant to the inquiry at such time and such place as may be prescribed in the order। ये क्लॉज ये बात करता है कि यदि जब आरसी जो है कोई इंक्वायरी होल्ड करेगा या कोई ड्यूटी इस एक्ट के अंदर में डिस्चार्ज करेगा तो वो क्या कर सकता है कि वो टेनेंट या लैंडलॉर्ड को जो है टेनेंट को जो है वो 24 आवर्स का जो नोटिस देगा, जो ऐसा नोटिस जो राइटिंग में होगा कम से कम किसी भी एकोमोडेशन में बिटवीन द सनसेट एंड सनराइज एंड सनसेट के बीच में जो है वो एंटर कर सकता है इस एकोमोडेशन में और उसका इंस्पेक्शन कर सकता है। बट उसमें इसको जो है आरसी को नोटिस देना पड़ेगा और वो आरसी का जो नोटिस टाइम पीरियड होगा वो मिनिमम 24 आवर्स होगा और ऐसा नोटिस जो होगा वो राइटिंग में होगा। क्लॉज भी या फिर जो है कोई इंक्वायरी होल्ड करता है या कोई ड्यूटी डिस्चार्ज करता है तो वो अपने रिटर्न ऑर्डर से किसी भी पर्सन को जो है रिक्वायर कर सकता है, उससे बोल सकता है कि आप कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करें जिसका वो इंस्पेक्शन करेगा, या कोई अकाउंट्स हैं, बुक्स हैं या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो किसी पर्टिकुलर इंक्वायरी से रिलेवेंट लगता है उसको, तो वो उसे प्रोड्यूस करने के लिए बोल सकता है। और एट सच टाइम एट सच प्लेस जैसा भी ऑर्डर में स्पेसिफाई होगा उसमें टाइम और प्लेस दोनों मेंशन की जाएगी। ऐसा जो ऑर्डर होगा वो रिटर्न ऑर्डर होगा, ओरल ऑर्डर नहीं होगा, रिटर्न ऑर्डर होगा। रिटर्न ऑर्डर के थ्रू ही वो किसी पर्सन के को रिक्वायर कर सकता है कि वो कोई डॉक्यूमेंट इंस्पेक्शन के लिए जो है प्रोड्यूस करे। आगे बढ़ते हैं हम अपने सेक्शन 30 की तरफ जो बात करता है प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय आरसी। आरसी कौन सी प्रोसीजर फॉलो करेगा? क्लॉज 1 बात करता है नो ऑर्डर विच प्रेजुडिशियसली affects any person shall be made by the RCA under this act without giving him a reasonable opportunity of showing cause against the order proposed to be made, and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of the same have been considered by the RCA। ये क्लॉज ये बात करता है कि कोई भी ऐसा ऑर्डर जो है पर्सन इस एक्ट के से ऑर्डर से अफेक्ट हो रहा है आरसी द्वारा नहीं बनाया जाएगा इस एक्ट के अंदर में जब तक कि उसे एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाए, एक शोइंग कॉज वो नहीं दिया जाए कि जो ऑर्डर उसके अगेंस्ट में प्रपोज हो रहा है और उसके ऑब्जेक्शंस नहीं सुन लिए जाए, उस पर यदि कोई एविडेंस है जो वो अपने सपोर्ट में प्रोड्यूस करता है उसको जब तक वो कंसिडर नहीं कर लेगी आरसीए तब तक कोई भी ऑर्डर जो है इस एक्ट के अंदर में जिससे किसी पर्सन को जो इफेक्ट होगा और आरसीए पास नहीं करेगी ऑर्डर। क्लॉज 2 बात करता है इन ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर इट द आरसीए शैल कंसिडर द क्वेश्चन ऑफ कॉज एंड अवॉर्ड सच कॉज टू और अगेंस्ट एनी पार्टी एज द आरसीए कंसिडर्स रीजनेबल। जो भी प्रोसीडिंग्स आरसीए के बिफोर होंगी उसके सामने होगी तो आरसीए जो है जब भी क्वेश्चन ऑफ कॉस्ट या अवार्ड होगा तो वो उसको कंसिडर करेगा हमेशा, एंड किस पार्टी के अगेंस्ट में होगा, किसके फेवर में होगा, जो भी आरसी को रीजनेबल लगता है वो उस पर इम्पोज करेगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास आते हैं अपील के प्रोविज़न जो बात करता है अपील टू डिस्ट्रिक्ट जज और एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। ये क्लॉज बात करता है एन अपील शेल लाई फ्रॉम एवरी ऑर्डर ऑफ द आरसीए मेड अंडर दिस एक्ट टू द डिस्ट्रिक्ट जज और एन एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैविंग टेरिटोरियल जुरिडिक्शन hereinafter referred to as judge and the decision of the appellate court shall be final। आरसीए का इस एक्ट के अंदर में जो भी ऑर्डर पास करेगी उसकी अपील हमेशा या तो डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी जिनके पास टेरिटोरियल जुरिडिक्शन होगा, और जो भी अपीलेट कोर्ट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा।
यहाँ पे जब हम चैप्टर थर्ड ए की बात करते हैं, जहाँ पे पर्टिकुलर लैंडलॉर्ड्स बोना की एविक्शन का सूट लाते हैं बोनाफाइड रिक्वायरमेंट में, तो उस केस में अपील नहीं होती है। वहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमेशा रिवीजन होगा, जो भी आरसी उस चैप्टर के अंडर जो ऑर्डर पास करेगी। बट अदरवाइज जो है, जो भी आरसी चैप्टर थर्ड ए को छोड़ के जितने भी ऑर्डर पास करेगी, उनकी अपील हमेशा डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के पास होगी, जिसके पास टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन होगा, और ऐसे अपीलेट कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। क्लॉज 2 बात करता है, एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी प्रेफर्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर मेड बाय द आरसी। जो भी अपील की जाएगी कोर्ट के पास में, जो भी अपीलेट अथॉरिटी है उसके पास, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, उसे 30 डेज के अंदर जो है अपील फाइल करनी होगी। किस दिन से? जिस दिन से आरसी का ऑर्डर आरसी ऑर्डर देता है, उसके 30 डेज के अंदर उन्हें अपील फाइल करनी होगी। प्रोवाइडेड दैट इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ 30 डेज द पीरियड रिक्वेस्ट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड। ई क्लॉज ये बात करता है कि जब हम 30 डेज का टाइम पीरियड काउंट डाउन करेंगे अपील के लिए, तो ऐसा पीरियड जिसमें कॉपी ऑफ ऑर्डर, जब हमने किसी ऑर्डर की कॉपी के लिए जितना भी हमें टाइम लगा आरसी के सामने, उतना पीरियड जो है एक्सक्लूड हो जाएगा 30 डेज के अंदर में। इसमें एक और प्रोविजो है जो बात करता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जज में फॉर सफिशिएंट रीजंस अलाउ एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेट पीरियड। यहाँ पे जो है 30 डेज जो है अपील का पीरियड है। इसके बाद एक जनरल रूल है कि जितने, यदि आप विद इन 30 डेज जो है आप अपील नहीं लाते तो वो बार्ड हो जाएगा। बट यदि जज को लगता है और सफिशिएंट रीजंस रहता है, तो वो 30 डेज के बाद भी जो है अपील अलाउ कर देगा, ऐसा ये प्रोविसो कहता है। इसके बाद हम सेक्शन 32 की तरफ बात करते हैं, जो सेकंड अपील की बात करता है। अ सेकंड अपील शैल लाई अगेंस्ट एन ऑर्डर पास इन फर्स्ट अपील अंडर सेक्शन 31 एंड नो अदर नेमली। ये जो क्लॉज है, ये बात करता है कि जो सेकंड अपील है वो फर्स्ट अपील के अगेंस्ट में सिर्फ कुछ ही ग्राउंड्स में जो है, उन्हीं के अगेंस्ट में जो है, या उसी कंडीशंस में जो है सेकंड अपील लाई होगी, और अदरवाइज जो है सेकंड अपील किसी भी ऑर्डर की नहीं होगी। कौन से ऐसे ग्राउंड्स होंगे जिसकी में सेकंड अपील हो सकती है? तो क्लॉज 1 की बात करता है, दैट द डिसीजन इज कॉन्ट्रेरी टू लॉ और यूसेज हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। यदि ऐसा कोई डिसीजन है जो फर्स्ट अपील में दिया गया है, वो लॉ के कॉन्ट्रेरी है, या कोई ऐसा यूसेज है जिसके कॉन्ट्रेरी है, जो एट प्रेजेंट इन्फोर्समेंट में है, या फिर दैट अ डिसीजन हैज़ फेल्ड टू डिटरमाइन सम मटेरियल इशू ऑफ लॉ। यदि फर्स्ट अपील में ऐसा कोई डिसीजन जो आया है, वो मटेरियल इशू ऑफ लॉ को मेंशन करने में जो है फेल हुआ है, मतलब उसने इशू ऑफ लॉ पे ध्यान नहीं दिया है, जो मटेरियल था, यहाँ पे मटेरियल है, कोई भी इशू ऑफ लॉ नहीं, मटेरियल इशू ऑफ लॉ है, मतलब जो इम्पोर्टेंट है। और तीसरा ग्राउंड ये है दैट देयर हैज बीन अ सब्सटेंशियल एरर और डिफेक्ट इन द प्रोसीजर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय दिस एक्ट विच मे पॉसिबली हैव प्रोड्यूस्ड एरर और डिफेक्ट इन द डिसीजन ऑफ द केस अपॉन मैरिट्स। यदि कोई ऐसा सब्सटेंशियल एरर या डिफेक्ट आता है ऐसे प्रोसीजर में, जो अपीलेट अथॉरिटी, फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी जो फॉलो करती है इस एक्ट के अंदर में, जिस वजह से जो है जो डिसीजन है, जिस मेरिट्स पे आना चाहिए था उस पे नहीं आया, और उसकी वजह से कोई एरर निकल के आया, या ऐसे डिसीजन में जो था डिफेक्ट था। सेक्शन है सेक्शन 33, जो बात करता है अमेंडमेंट ऑफ ऑर्डर्स। ये बात करता है क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स इन एनी ऑर्डर पास्ड बाय द आरसीए और द जज। जो जज यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है, यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के लिए यूज़ किया गया है, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे, और एरर्स अराइजिंग देयर एंड फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन may at any time be corrected by the RC or the judge on an application received in this behalf from any of the parties or otherwise। मतलब यदि किसी जो ऑर्डर पास किया गया है आरसीए या अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, उसमें यदि कोई क्लैरिकल या अर्थमेटिकल मिस्टेक्स है, तो ऐसे एप्लीकेशन देने पे जो है, पार्टीज़ के एप्लीकेशन देने के बाद, या कोई ऐसा जो है एक्सीडेंटल स्लिप हो गया या ओमिशन हो गया है, या कोई ऐसा एरर है जो किसी एक्सीडेंटल स्लिप से अराइज हुआ है, तो वो किसी भी टाइम पे जो है आरसीए या जो भी जज है, मतलब अपीलेट अथॉरिटी इस एक्ट के अंडर में, वो जो है एप्लीकेशन पार्टीज़ के रिसीव करने के बाद जिसको सही कर सकते हैं, और अदरवाइज यानी स्यूमोटो, और अदरवाइज मीन्स स्यूमोटो, मतलब वो खुद से भी ये जो है क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक सही कर सकते हैं, जैसे हम सेक्शन 152 सीपीसी में पढ़ते हैं, वहाँ पे जज के पास पावर है, वैसे ही इसमें भी जो है अथॉरिटीज़ के पास पावर है कि वो क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑर्डर्स में अमेंडमेंट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन है वो है सेक्शन 34, जो बात करता है रेंट कंट्रोलिंग अथॉरिटी टू एक्सरसाइज पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट फॉर रिकवरी ऑफ फाइन। यहाँ पे जो आरसी हैं, जब वो फाइन की रिकवरी करेंगे, तो वहाँ पे उनको जो पावर्स दी जाएंगी वो मजिस्ट्रेट की दी जाएंगी, ऐसा ये सेक्शन बोलता है।
Any fine imposed by the RCA under this act shall be paid by the person fined within such time as may be allowed by the RCA, and the RCA may for good and sufficient reason extend the time, and in default of such payment the amount shall be recoverable as a fine under the provisions of the CRPC, and the RCA shall be deemed to be a magistrate under the said code for the purpose of such recovery. जो भी फाइन आरसीए द्वारा इम्पोज किया जाएगा इस एक्ट के अंदर में उस पर्सन को जो है जिस पर्सन पे इम्पोज किया जाएगा उसे फाइन पे करना होगा और कितने टाइम में करना होगा जितना आरसीए उसे अलाउ करेगी। पर यदि आरसीए को लगता है कि कोई एक सफिशिएंट रीज़न है, गुड रीज़न है जिस वजह से वो पर्सन विद इन टाइम फ्रेम पे नहीं कर पा रहा है फाइन, तो वो जो है टाइम फ्रेम को एक्सटेंड भी कर सकती है। और यदि ऐसा पर्सन जो डिफ़ॉल्ट करता है फ़ाइन को पे करने में, तो जो अमाउंट है वो कैसे रिकवरेबल होगा, जैसे सीआरपीसी में जो प्रोविजंस दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंगली जो है ऐसा फ़ाइन अमाउंट जो है रिकवर होगा। और आरसी इस पर्पज से क्या मानी जाएगी, जो आरसी है उन्हें मजिस्ट्रेट का दर्जा दिया जाएगा अंडर द सेट कोड। जब वो रिकवरी करेगी ऐसे अमाउंट की, जो डिफ़ॉल्ट अमाउंट है उसकी जब रिकवरी करेगी तो उसे एज अ मजिस्ट्रेट कहा जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वह सेक्शन 35 जो बात करता है आरसी टू एक्सरसाइज पावर ऑफ सिविल कोड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द अदर ऑर्डर। यदि जो ऑर्डर्स है जिनका एग्जीक्यूशन की पारी आएगी तो उसे सिविल कोड की पावर्स दी गई हैं इस एक्ट के अंदर में। ये क्लॉज बात करता है सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 34 एन ऑर्डर मेड बाय द आरसीए और एन ऑर्डर पास्ड इन अपील अंडर दिस चैप्टर और इन अ रिवीजन अंडर चैप्टर 3A shall be executable by the RC as a decree of a civil code and for this purpose RC shall have all the powers of the civil code। जो भी ऑर्डर्स इस एक्ट के अंदर पास किए जाएंगे, चाहे वो RCA पास करेगी या फिर अपील में कोई ऑर्डर पास हो रहा है या चैप्टर 3A में जो रिवीजन में ऑर्डर पास हो रहा है कोर्ट द्वारा, वो सारे एग्जीक्यूटेबल होंगे आरसीए द्वारा। और कैसे माने जाएंगे ऐसे ऑर्डर्स, जैसे वो किसी सिविल कोर्ट की डिक्री है। और इस पर्पज से जो आरसीए रहेगी जब वो एग्जीक्यूशन करेगी तो उसके पास एग्जीक्यूशन की वही पावर्स होगी जैसे सिविल कोर्ट की एक पावर होती है। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा गया है कि जो भी ऑर्डर पास करेंगे इस एक्ट के अंदर में, चाहे वो आरसी है, चाहे अपीलेट अथॉरिटी है, चाहे हाई कोर्ट है, तो उनके ऑर्डर्स जो हैं एक डिक्री की तरह माने जाएंगे जैसे वो एक सिविल कोर्ट की डिक्री है। इसके बाद हम बढ़ते हैं जो हमारा सेक्शन 36 है, बात करता है फाइनलिटी ऑफ ऑर्डर। सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय इन दिस एक्ट every order made by the RCA shall, subject to the decision and appeal, be final and shall not be called in question in any original suit, application और execution proceeding। जब तक कि RCA का ऑर्डर जो किसी अपीलेट अथॉरिटी द्वारा चेंज नहीं कर दिया गया है, उनके डिसीजन के सब्जेक्ट रहते हुए हमेशा जो है वो फाइनल रहेगा और किसी भी ओरिजिनल सूट, एप्लीकेशन या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में जो है वो कॉल्ड इन नहीं किया जाएगा, मतलब उसे उठाया नहीं जाएगा, उसे माना नहीं जाएगा, उसे चैलेंज नहीं किया जाएगा। सिर्फ अपीलेट अथॉरिटी की डिसीजन यदि वो चेंज करती है तो उसके अलावा जो है आरसी के जो ऑर्डर्स रहेंगे वो हमेशा फाइनल रहेंगे। ये था हमारा इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 7, वो हम अपने नए नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड एनलाइटनिंग, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड ऑफ कोर्स for more engaging legal content, make sure to subscribe to Vidhi Kaksha. Thank you.